हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं इस रेलवे प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 2024 में जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम क्वेश्चन का संग्रह देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर आप श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध आर ओम बोला गया है, प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें कितना पूछा गया है, दो प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है। तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2R ओम हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रतिरोध जो होता है आपका, प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान जो होता है आपका समान होता है। जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान जो होता है आपका सेम होता है, और वही वोल्टेज का मान जो होता है आपका घटते बढ़ते रहता है। और अगर बात करते हैं वोल्टेज का मान जो होता है आपका भिन्न भिन्न होता है। अगर वही बात करते हैं पैरेलल में अगर जुड़ा रहता है तो करंट जो होता है आपका क्या होता है, करंट जो होता है आपका भिन्न भिन्न होता है, वोल्टेज का मान जो होता है आपका समान होता है। इसीलिए जो है पैरेलल क्रम में जो है आपका घर का वायरिंग जो होता है आपका पैरेलल क्रम में ही जोड़ा जाता है, कि ताकि ईच एंड एवरी कंपोनेंट को जो है सेम वोल्टेज प्राप्त मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में जो है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, योगज अभिक्रिया नहीं होगा, असमानुपाती अभिक्रिया भी नहीं होगा, अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। तो जब आयनों का आदान प्रदान बोला गया है उस पे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रमुख उदाहरण होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं कि कौन सी परिघटना जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणों के मुड़ने का कारण होता है। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रकाश की किरणों के मुड़ने का कारण कौन सा होता है और कहाँ पे, तो पृथ्वी के वायुमंडल में। तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश के विक्षेपण नहीं हो जाएगा, परावर्तन भी नहीं होगा। तो प्रकाश के क्या होता है, अपवर्तन होता है, जो प्रकाश के मुड़ने का कारण बनता है। और प्रकाश जो होता है आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परिवर्तित होता है। अगर प्रकाश जो होता है संघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आता है, ध्यान दीजिएगा, संघन माध्यम मतलब कि संघन माध्यम की जैसे कि शीशा से अगर वायु में आता है तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तो आपका वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है आपका बढ़ जाता है, वेलोसिटी जो होता है बढ़ जाता है, और जो है अपने अभिलंब से क्या होता है दूर हट जाता है। और वही अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में आएगा तो वेलोसिटी जो होता है आपका कम जाता है और जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 18 ग्राम जो है आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, बट डायरेक्ट आप यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितना अनुपात में होता है, हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन जो हो जाएगा आपका कितना है, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1 होता है, तो इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो 16 है तो 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखने को मिला है आपका कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा गया है। तो ऑक्सीजन के कितना है 16, हाइड्रोजन के कितना है 2 है। इसको काटा नहीं गया है, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के तैयार करने के लिए क्लोरो-क्षार अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए
क्लोरो क्षार अभिक्रिया का यूज किया जाता है। तो क्लोरो क्षार पूछा गया है, तो आपका NaCl नहीं हो जाएगा, NaCl तो आपका उदासीन होता है। NaHCO3 भी नहीं होगा, Na2CO3 नहीं होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन जो होता है आपका क्लोरो क्षार अभिक्रिया में इसका उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये हो जाएगा आपका ये क्लोरो क्षार अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड घोल के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए औद्योगिक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं कि क्लोरीन गैस एनोड पर क्लोरीन गैस जो होता है आपका एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण का आवर्धन 0.2 है, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो देखिए आवर्धन इक्वल टू फार्मूला होता है, आवर्धन इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस V/U होता है। तो देखिए V जो हो जाता है आपका प्रतिबिंब H1/H2 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब H1 जो हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, H2 जो होता है आपका वस्तु की ऊंचाई होती है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा पूछा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है 0.2 है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको H1 ज्ञात करना है, H2 दिया गया है और M दिया गया है। तो M कितना दिया गया है, आवर्धन जो है आपका 0.2 दिया गया है और H1/H2 का दिया गया है आपका कितना, तो 0.2 दिया गया है। सॉरी 5 दिया गया है, तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किस लिए होता है कि देखिए इसमें भी जो हो जाएगा आपका, इसमें भी जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यू जो होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी पिंड पर लगने वाला, क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल हो, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन ज्ञात करें। तो देखिए विस्थापन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम इसका देखेंगे कि क्या होता है फार्मूला। तो फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, एफएस होता है। W बराबर एफएस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे जो है आपका थीटा नहीं दिया गया था, हम थीटा को नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, थीटा को यहाँ पे काट दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया गया है कि किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल कार्य करता है, 5 न्यूटन के बल कार्य करता है। और जो कार्य दिया गया है 5 दिया गया है और यहाँ पे 5 है। और आपका जो है आपका डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो 5 से 5 कर जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है एक द्रव अवस्था में होता है। तो देखिए अधातु पूछा गया कि कौन सी अधातु जो होता है आपका द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है जो आपका द्रव अवस्था में होता है। अब ब्रोमीन जो होता है आपका कौन सा, 17 ग्रुप से संबंधित होता है। 17 ग्रुप में कौन सा है, तो हाइलोजन है, जो कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है हाइलोजन का, तो हाइलोजन का परमाणु संख्या आपका 35 होता है। और आगे आपको बता दें कि कार्ल्स जैकब लोबिग और एंटोनी बलार्ड ने क्रमशः 1835 और 1836 में जो है ब्रोमीन धातु की खोज किया गया था। अब ब्रोमोथाइमोन ब्लू एक ब्रोमीन आधारित पीएच सूचक है। जाइलिल ब्रोमाइड नामक यौगिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इसका इस्तेमाल जहरीली गैस में किया गया था। हाइलोजन गैस में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद आयोडीन जो हो जाएगा आपका हाइलोजन संबंधित होता है। हाइलोजन लवण जो होता है लवण उत्पाद है, ये रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। तो देखिए वाष्पीकरण की दर में वृद्धि कौन नहीं करता है, तो तापमान में कमी, अगर तापमान में कमी हो जाता है तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होता है, तापमान में वृद्धि होता है। जैसे अगर मानते हैं तापमान वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगा तो इसमें भी जो वृद्धि होता है। पवन की चाल में अगर वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण में वृद्धि होता है। आर्द्रता में कमी हो जाएगा तो
फिर तब भी जो है वाष्पीकरण में आपका वृद्धि होता है, लेकिन तापमान में कमी नहीं, तापमान में हमको क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव में जो है विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, केचुआ, अमीबा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जीव में जो है विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो होता है आपका उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। ये प्रत्येक केचुआ में नर और मादा दोनों यौन अंग पाए जाते हैं। प्रत्येक केचुआ में नर और मादा यौन अंग क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु पैदा करता है। केचुआ को एनेलिडा तथा एनेलिड्स संघ में वर्गीकृत किया गया है। जानवरों को जो है प्रजनन के 3 मुख्य तरीके होते हैं, वे कौन कौन से हैं, तो एक अंडज जंतु है, एक हो जाएगा ओवोविविपेरस जंतु, सजीव प्रजक जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है निलंबन के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देती है। निलंबन के कण आँखों से नहीं देखा जाता है। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है। निलंबन एक जो है विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि निलंबन के कण जो है आँखों से देखा नहीं जाता है, तो यही इसका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। निलंबन के कण आँखों से नहीं देखा जा सकता है। निलंबन एक द्रव पदार्थ का विषम मिश्रण है। तो देखिए द्रव पदार्थों का विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, जिसमें विलेय कण होते हैं और अवसाद की प्रक्रिया के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। निलंबन में बिखरे कणों का समान व्यास समान और विलयन के कणों का व्यास जो होता है 1000 गुना अधिक होता है। निलंबन के विभिन्न गुण देखेंगे तो देखिए कणों के बड़े आकार के कारण एक टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो देखिए कणों के बड़े बड़े आकार हो जाएगा तो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और जब जो होता है कणों के बड़े बड़े आकार के कारण जो होता है आपका टिंडल प्रभाव देता है। निलंबन में कणों के भौतिक विधियां जैसे कि निस्यंदन की प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जाता है। निलंबन की स्थिति में विलेय के कण विलायक में नहीं घुलते हैं, वे निलंबन के दौरान जो होता है निलंबित हो जाता है। आगे देखते हैं, निलंबन जो होता है अपारदर्शी प्रकृति के होता है। निलंबन के कुछ समानता उदाहरण है, जैसे कि पानी में मिलाया गया तेल। जैसे कि पानी में अगर मानते हैं पानी में तेल मिलाया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, तो निलंबन का उदाहरण हो जाएगा। मटमैले पानी, मैग्नीशियम का दूध, पानी में निलंबन रेत के कण, पानी में आटा, सफ़ेदी के लिए बुझा हुआ चूना, ऐसे पेंट जिसमें रंग तारपीन के तेल निलंबित, ये सभी कहलाते हैं, निलंबित का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो देखिए कोई भी अगर झिल्ली नहीं पाई जाती है तो आपको मालूम होगा पादप में बहुत बड़ी बड़ी झिल्ली होती है, कवक में भी झिल्ली होती है, जंतु कोशिका जैसे कि मनुष्य वगैरह हो गया, जानवर हो गया, ये सभी में जो झिल्ली पाए जाते हैं। बट विषाणु में जो होता है आपका किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। वायरस कोशिका भीति नहीं होती है। इसकी आनुवंशिक सामग्री एक प्रोटीन आवरण से ढकी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो कैप्सिड कहते हैं। वायरस बहुत ही छोटे जीव होते हैं। वायरस जो होता है बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थों के रूप में आरएनए एवं डीएनए पाया जाता है। पादप विषाणु में समानतः आरएनए तथा जंतु विषाणु में समानतः जो होता है आपका डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं, वायरस बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं। वायरस जो होता है बहुत फास्ट प्रजनन करते हैं, लेकिन केवल जीवित मेजबान की कोशिका के अंदर ही हैं। अतः इसके अलावा ज़्यादातर वायरस में जो होता है उत्तर परिवर्तन की क्षमता होती है। जैसे कि आप कोरोना को देख सकते हैं, कोरोना एक प्रकार का वायरस था। तो कोरोना जो था इंडिया या पूरा वर्ल्ड में जो था 3 लहर आया था। क्यों आया था, क्योंकि वायरस जो होता है आपका म्यूटेशन के लिए जाना जाता है। तो म्यूटेशन जैसे ही करता है तो थोड़ा सा खतरनाक बन जाता है। इसीलिए जो फर्स्ट कोरोना के आया था तो उससे सेकेंड आया था, तो सेकेंड वाला ज़्यादा खतरनाक आपको देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग जो है सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए तंत्रिका कक्ष नहीं हो जाएगा, कोशिका काय नहीं हो जाएगा, अंतर ग्रंथ नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
दुर्म्राकृति अग्रभाग, यहाँ से भी आप बना सकते हैं अग्रभाग से। ये क्या होता है, तो देखिए न्यूरॉन्स जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, मूलतः वे कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क और तंत्रिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन सा, तो न्यूरॉन्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के करीब आते हैं, तो अगर मानते हैं कि एक न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन्स के करीब आते हैं, तो दोनों के बीच जो होता है सिनेप्स बनता है। दोनों के बीच क्या बन जाता है, तो सिनेप्स आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। जब कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है तो इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 हो जाएगा। तो संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, तो संयोजकता भी जो हो जाएगा कार्बन का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के जो होता है 2 अपरूप होते हैं। एक होता है आपका रवादार अपरूप होता है, एक जो होता है आपका बेरवादार अपरूप होता है। रवादार अपरूप में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए रवादार अपरूप में आपका ग्रेफाइट आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, उसके बाद फ्लोरेंस आ जाएगा, ये सभी जो होता है आपका ग्राफीन आ जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा। ये सभी जो होता है आपका ये सभी जो हो जाएगा आपका किसका, तो ये सभी जो हो जाएगा आपका कार्बन के रवादार रूप होता है। बेरवादार रूप में आपका कोयला हो जाएगा, कोक हो जाएगा। ये सभी जो होता है कार्बन का बेरवादार रूप होता है। हीरा का आकार जो होता है आपका चतुष्ट फलकीय जालक होता है, और ग्रेफाइट का आकार जो होता है षष्ठकोणीय जालकों की चादर होती है। ग्राफीन जो होता है द्विआमीय छत्तेदार जालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है कि तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र जो है हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में जो है सहायता करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त जो है कौन सा तंत्र जो है हमारे शरीर में जो है नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक करता है, तो कौन हो जाएगा। देखिए उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होगा, पाचन तंत्र को भी हटाइए, श्वसन तंत्र को भी हटाइए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र जो हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त जो होता है, ये जो होता है आपका शरीर के नियंत्रण का भी कार्य करता है। तो देखिए हार्मोन जो है रासायनिक संकेत अणु होते हैं जो शरीर के जटिल प्रक्रियाओं जैसे कि विकास को एक साथ काम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका, इसमें और देखेंगे कुछ पॉइंट देख लेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि एक होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपका मस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्रंथि जो आपके गला के पास होता है। हाइपोथैलेमस जो कि आपका मस्तिष्क में होता है। वे जो है अन्य भाग जो है मिलकर के क्या करते हैं, तो अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है आपका कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क में स्थित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। और जो मटर के दाने के आकार का होता है, किसके आकार के, तो मटर के दाने के आकार के होता है। और आपको बता दें कि यह जो होता है अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। एक होता है आपका हाइपोथैलेमस भी जो होता है आपका मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस संकेतों के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को अवरोधक और उत्सर्जन को भेजता है। आपको थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे हो जाएगा, तो गला के पास जो होता है आपका थायराइड ग्रंथि होता है। इसकी थायराइड ग्रंथि एक तितली या धनुष के आकार की ग्रंथि होती है, गर्दन के निचले हिस्से में होता है। ट्राईआयोडोथायनिन T3 और थायरोक्सिन T4 जो होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है। पैराथायराइड और छोटी ग्रंथियाँ होती है जो थायराइड ग्रंथि से जुड़ी होती है। ये पैराथायराइड PTH का स्राव होता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है। तो PTH जो होता है, PTH का फुल नेम हो जाएगा पैराथायराइड्स, जो कि हमारे शरीर में जो होता है कैल्शियम के मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है कि जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद कर दिया जाता है, तो किसी बोतल को जो है वायु निकाल करके उसमें ढक्कन लगा दीजिएगा और पानी के अंदर धकेल देते हैं, तो छोड़े जाने पर वह वापस जो होता है छला जाता है, मतलब उछल जाता है। ऐसा किसकी वजह से होता है, तो बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी खाली बोतल
पर बल नहीं लगाता है, ये भी गलत हो जाएगा। बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर होता है, देखिए एक गलत हो जाएगा। बोतल पर पानी के उत्प्लावन बल जो है बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है आपका छहला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर, अगर मानते हैं वेग में v1 माइनस यू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई अगर t होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण का इकाई जो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो देखिए क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से क्या जो है पौधे में रक्षित जो है आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो आंतरिक ऊर्जा की तरह कौन से कार्य करते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा की तरह जो है आपका स्टार्च कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है, तो पैरामीशियम, अमीबा जो है आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। क्लाइडोमोनासा जो हो जाएगा एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। पैरामीशियम भी आपका एक कोशिकीय जीव होता है। पौधा जो होता है एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। पौधा जो होता है आपका बहुकोशिकीय जीव होता है। इसमें जो होता है आपका कौन कौन से होता है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण के में हम देख सकते हैं जैसे कि यू बैक्टीरिया जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होता है। आर्कियोबैक्टीरिया भी जो है एक कोशिकीय जीव होता है। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, ये सभी जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन पौधा जो होता है बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे होता है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाला गया है, आप वहाँ से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, उससे आप जाकर के जुड़िए। और आपको बता दें कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको ईच एंड एवरी स्टूडेंट को देखना ही देखना है। इवन आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, बिहार SSC के एग्ज़ाम में, इवन आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में चले जाइए जो TCS लेवल के मोड पे एग्ज़ाम होती है, या आजकल के एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलता है। तो आप ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें। और हम जो बीच बीच में बातों को बोलते हैं उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। इसी तरह से जो है वीडियो आज का समाप्त होता है। थैंक यू।